हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री माधव एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बात करेंगे मौर्य वंश की। दोस्तों, आपने मध्यकाल इतिहास में तो मुग़ल, दिल्ली सल्तनत और अन्य मुग़ल यहाँ मुस्लिम शासकों को देखा ही होगा, उनकी महानता के किस्से भी सुने होंगे। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसे राजवंश से रूबरू कराना चाहता हूँ जो हमारे ना सिर्फ हमारे अखंड भारत अपितु जिसने पहली बार पूरे भारत को एकजुट किया। जी हाँ, मौर्य वंश। मैं इसकी आपको पहले कुछ पृष्ठभूमि बता देता हूँ। सबसे पहले आपने सिकंदर का तो नाम सुना ही होगा। सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करने आता है तब यहाँ नंद वंश के घनानंद का शासन होता है। लेकिन घनानंद और उसकी सेना का लोगों के बीच और विश्व में इतना डर फैला हुआ रहता है कि जब सिकंदर की सेना नदी को जो हमारे पूर्वी जो पश्चिमी भारत है, पश्चिम भारत की जो नदी रहती है सिंधु नदी, उसको जब क्रॉस करते हैं तो सिकंदर की सेना भी नंद वंश के उस महान साम्राज्य के अंदर प्रवेश करने के लिए इनकार कर देती है। लेकिन फिर भी सिकंदर हार नहीं मानता और अपनी सेना को पूरी तरह से आत्मबल देता है। लेकिन फिर भी उसकी सेना किसी भी कारण, किसी भी कीमत पर सिंधु नदी को क्रॉस कर भारत के अंदर नंद वंश के साम्राज्य में घुसने का साहस नहीं करती है। लेकिन आपको पता होगा कि रावण का अहंकार ने विनाश कर दिया था, वहाँ नंद वंश का घनानंद क्या चीज़ था। तो एक बार होता है कि घनानंद अपने राजभवन में आराम कर रहे होते हैं और वासना और कामसूत्र में लिप्त होते हैं। तब वहाँ चाणक्य आते हैं। वो कुछ ऐसी विशेष जानकारी लेके आए थे कि पूरे नंदवंश पर एक संकट घेरा रहा था। लेकिन घनानंद अपने अहंकार के मद में आकर इतने चूर हो चुके थे कि उन्होंने चाणक्य को अपमानित करके अपने दरबार से निकाल दिया। तब उसके बाद चाणक्य ने घनानंद को एक ही वचन कहा था कि मैं एक सामान्य नागरिक से तुम्हारी इतनी दुर्दशा कर दूंगा कि तुम्हारा पूरा साम्राज्य बिखर जाएगा। और यही आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चाणक्य ने करके बताया। आइए देखते हैं कैसे। एक बार होता है कि चाणक्य किसी खाली गांव में बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं। लेकिन तब भी चाणक्य की उन पर नज़र पड़ती है, चंद्रगुप्त मौर्य पर, और वो देखते हैं कि इस बच्चे में कुछ बात है जो आगे जाकर मेरे द्वारा दिखाया गया मार्ग पर चलकर आगे जाके बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकता है। और ऐसा ही हुआ। बाद में जब चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने प्रशिक्षण देना शुरू किया तो लगभग 320 से 322 ईसा पूर्व, मैं ईसा पूर्व को आपको क्लियर कर देता हूँ कि ईसा पूर्व उस चीज़ के लिए कहा जाता है कि जब आज एक भारत है। भारत का मध्यकाल में इतना दबदबा था कि जो भी सन या जो भी ईयर शुरू होते थे वो उज्जैन को केंद्र मानकर या भारत के कैलेंडर से शुरू होते थे। आपने विक्रम संवत सुना होगा, शक संवत सुना होगा, उसी प्रकार। लेकिन आज हम देखते हैं कि जो अंग्रेज कैलेंडर को ज़्यादा मान्यता दी जाती है। कारण वो किसी और वीडियो में हम चर्चा ज़रूर करेंगे। तो ईसा पूर्व वो समय है जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था, और ईसा मसीह के जन्म के बाद से ही हम ईसवी कहना शुरू कर देते हैं। तो अब मैं बताता हूँ आपको 320 ईसा पूर्व क्या हुआ था। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ 23,000 साल पुरानी, 2300 साल पुरानी बात।
एक 2300 साल पुरानी बात। 320 से 322 ईसा पूर्व के मध्य जब चाणक्य अपने एक शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करते हैं और नंद वंश पर आक्रमण करने की बात करते हैं, जिस पर सिकंदर की सेना भी आक्रमण नहीं कर सकी थी। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जिस पर सिकंदर की सेना भी आक्रमण नहीं कर सकी थी, उस नंद वंश को एक सामान्य बच्चे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शिष्य, अपने गुरु चाणक्य के सहायता से इस तरह से धाराशायी कर दिया था कि उसका पूरा जो अस्तित्व कह सकते हैं, उसका पूरा जो अस्तित्व कह सकते हैं वो पूरी तरह नष्ट हो गया था। अब बात करते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य न सिर्फ एक कुशल शासक थे, अपितु एक सहिष्णु भी शासक थे, क्योंकि उन्होंने कई धर्मों को अपने राज्य में या अपने देश में जगह दी थी। ऐसा एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूं, जब सेल्यूकस निकेटर, जो कि ईरान और इराक के आसपास का शासक था, अगर हम भारत का मैप देखें तो ये भारत का मैप है, यहाँ कहीं आपको ईरान और इराक देखने को मिलेगा और ये भारत है। सेल्यूकस निकेटर ने जब चंद्रगुप्त मौर्य से अपना युद्ध किया तो वह युद्ध को हार गए और उस परिणाम के स्वरूप उन्होंने अपनी जो राजकुमारी थी उनकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करा दी और इसी तरह से वैवाहिक संबंध स्थापित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन इराक और ईरान तक भी फैलाया। आज जिसे अखंड भारत कहते हैं वही कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य की ही देन है, क्योंकि उस नंद वंश तक हमारा भारत अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। लेकिन जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य का शासन आता है और प्राचीन काल में जब इस वंश का शासक आता है, जो कि सबसे महानतम वंश कहा जा सकता है भारत के दृष्टिकोण से, जो स्वर्णिम युग भी कहा जा सकता है, उस चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में हमने एक अखंड भारत का संकल्प पूरा किया था। क्योंकि उस समय भारत की सीमाएं न सिर्फ पाकिस्तान, न सिर्फ अफगानिस्तान, अपितु इराक ईरान तक भी जा चुकी थी। और हम देखते पूर्वी भारत में, तो पूर्वी भारत में आपको म्यांमार और इंडोनेशिया के आसपास का जो इलाका दिखेगा वह भी चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश के साम्राज्य के अंतर्गत अधीन आ चुका था। इतिहासकार कहने को यहाँ तक कहते हैं कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो पूरा का पूरा चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मौर्य वंश के अधीन था। अब आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा जो धरती है वह मृत्यु लोक है। जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। श्री कृष्ण, श्री राम, जब इन्होंने भी जन्म लिया था तो इनकी भी मृत्यु एक न एक दिन निश्चित थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्यों नहीं हो सकते थे? अब चंद्रगुप्त मौर्य जब बूढ़े हुए तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। आखिर तक उन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकार करा, लेकिन हिंदू धर्म की कुछ कुरीतियों को देखते हुए उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और बौद्ध धर्म के स्वीकार करने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनके बाद इनका एक पुत्र आता है बिंदुसार। बिंदुसार कैसे हुआ? अब इसके पीछे उस नाम के पीछे भी एक कहानी है। वो कहानी भी हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आने वाली वीडियो में हम उसमें डिस्कस जरूर करेंगे। तो जब बिंदुसार शासक बनता है तो कर्नाटक को भी जीतता है और कर्नाटक को मौर्य वंश के अधीन लेके आ जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कर्नाटक में अभी मैंने आपको बताया कि मौर्य वंश था वो लगभग पूरे भारत में फैल चुका था। लगभग पूरा भारत उसके अधीन था। लेकिन फिर आप सोचेंगे कि कर्नाटक को बिंदुसार ने कैसे अधीन किया? तो मैं आपको बताना है, जब मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होती है तो कुछ राजवंश ये सोचकर खुद को स्वतंत्र कर लेते हैं कि हाँ अब अगर इतना बड़ा राज्य जा चुका है तो अब हमें अधीन करने जैसा कोई नहीं होगा। उसके बाद आते हैं बिंदुसार ने कर्नाटक को वापिस पे युद्ध किया कर्नाटक पे, और वापिस कर्नाटक को मौर्य वंश के अधीन लेकर आए। लेकिन ये भी ज़्यादा दिनों तक इनका भी कार्यकाल चला नहीं और बहुत जल्द इनकी भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य और उनके बाद बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद सबसे बड़ा महानतम शासक आता है जिसे आज और आप अशोक के नाम से जानते हैं।
और इतिहासकार जब लिखते हैं तो उनके साथ उनका पदवी जरूर लगाती जाती है, अशोक महान। कहते हैं कि मौर्य वंश अपने चरम पर पहुंच चुका था। जो मौर्य वंश था उनकी सीमाएं चरम पर पहुंच चुकी थी। किसकी मदद से? तो अशोक महान की मदद से। कैसे? एक बार की बात है, एक बहुत सारे युद्ध अशोक ने लड़े, लेकिन एक बार की बात है जब वो कलिंग युद्ध लड़ने गए, तो कहते हैं कि कलिंग युद्ध में नॉर्मली कहते हैं कि उनके सामने कोई शासक आने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन फिर भी एक बार की बात है जब कलिंग युद्ध हुआ, कलिंग युद्ध में इतने लोग मारे गए कि वहाँ के जो आम नागरिक थे उन्होंने जब अशोक को देखा तो उन्होंने अशोक के सामने आने से अच्छा खुद को मृत्यु के नज़दीक लाना ज़्यादा सही समझा। और जैसे अशोक को जो भी शासक या जो भी आम जन थे वो जब भी अशोक को देखते थे तो खुद ही आत्महत्या कर लेते थे। जैसे ही अशोक का साम्राज्य धीरे धीरे फैलना शुरू हुआ, ये अपने चरम पर पहुंच गया। चरम इट मीन्स कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इराक ईरान का था, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, इंडोनेशिया और भारतीय उपमहाद्वीप, ये एकत्रित तो होने तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में हुए, लेकिन ये सारे के सारे एकजुट तब तक रहे जब तक अशोक रहा था। अशोक महान ने जब तक शासन किया तब तक ये पूरा का पूरा साम्राज्य एज इट इज रहा था, यानी कि स्थायी रूप से पूरा का पूरा मौर्य वंश के अंतर्गत या अधीन रहा है। ठीक है, लेकिन एक समय आता है कलिंग युद्ध, जो कि मैंने अभी चर्चा करी थी। कलिंग युद्ध में इतना नरसंहार होता है कि उससे अशोक का भी मन दहल जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है और अशोक बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने भी अपने अंतिम जो समय था उसमें बौद्ध धर्म अपना लिया था, और वही चीज़ अशोक ने भी करके दिखाई। जैसे जैसे समय बीतता गया, अशोक का जो आप कह सकते कि मन था वो हृदय परिवर्तन हुआ, और उसने भी हिंदू धर्म थे उनकी कुछ कमियों के कारण बौद्ध धर्म अपना लिया था। कारण ये था कि उन्होंने इतना नरसंहार देख लिया था, और इतना नरसंहार के साथ में उन्होंने इतनी कष्टदायी और पीड़ादायक लोगों की जीवन व्यथा देखी थी कि उनका बौद्ध धर्म की तरफ ज़्यादा रुख हुआ, और उन्होंने भी बौद्ध धर्म अपना लिया, जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना लिया था। कुछ समय बीतता है कि अशोक की भी मृत्यु हो जाती है, और 185 ईसा पूर्व पहले यह देखा जाता है कि ब्रह्मदत्त नाम का एक अंतिम शासक आता है मौर्य साम्राज्य में, और उसके बाद ब्रह्मदत्त के बाद में धीरे धीरे करके जो मौर्य साम्राज्य है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अशोक की मृत्यु के बाद से ही मौर्य वंश धीरे धीरे से समाप्ति की ओर शुरू हो गया था, और उसके पतन का काल था वह शुरू हो गया था। लेकिन ब्रह्मदत्त के आते आते यह वंश पूरी तरह ही समाप्त हो गया। इसका एक सेनापति था, पुष्पमित्र शुंग। ब्रह्मदत्त कहते हैं उसके सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने कर दी और शुंग वंश की स्थापना की, और इस तरीके से इतने बड़े साम्राज्य का अंत होता है। तो मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि आज जो आप भारत के जो अखंड भारत की कल्पना करते हैं, वही अखंड भारत सबसे पहले मौर्य वंश ने स्थापित किया था, और जो भारत को सबसे पहले एकजुट करने की चीज़ थी वह भी मौर्य वंश ने की थी। क्योंकि उस समय तक नंद वंश और बाकी सभी वंश नंद वंश का फिर भी मगध तक ही सीमित थे,
ज़्यादा साम्राज्यवादी वो भी नहीं हो पाए थे, लेकिन एक भारत को एकजुट करने की और अखंड भारत की अगर कोई संकल्पना किसी वंश ने प्राचीन काल से हमारे भारत को दी है तो मौर्य वंश था। और इसके बाद इतना बड़ा कोई साम्राज्य नहीं आया जो इतने बड़े साम्राज्य को एक साथ एकजुट करके भारत के अधीन ला सके। मैं आपको ये बात भी बताना चाहूँगा, अगर चंद्रगुप्त मौर्य भारत में जन्म लेते हैं और इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करते हैं, तो आने वाले ऐसे सालों में क्या हो गया कि कोई इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर ही नहीं सका, और ऐसी क्या कंडीशंस हुई कि इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने की किसी की हिम्मत भी नहीं हुई, वो जानेंगे हम अगली वीडियो में। तो आपको इस मौर्य वंश और भारत की एकता की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई शिकायत है या और कोई आपको सुझाव है इस वीडियो के बारे में तो आप बेशक कमेंट में दे सकते हैं। मैं कुलदीप सिसोदिया आप सभी को थैंक यू बोलता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।